हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रही थी, पिछले वीडियो मैंने बताया कि उनकी पत्नी को यह भी शिकायत थी कि मेरे पति ने कभी मेरा फेवर किया ही नहीं, मेरे पक्ष में कभी बोले नहीं, चाहे कुछ भी हुआ हो, चलती उनके ताऊजी की थी। और यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि जिठानियाँ जो कह देती थी, जिठानियाँ मतलब उनके बड़े भाई की जो बहुएं थी, ताऊ जी के बड़े जो बेटे थे, उनकी बहुएं जो कुछ भी कह देती थी वही चलता था घर में, उनकी तो कभी सुनी ही नहीं जाती थी। और उनका ये भी कहना है कि मुझे उस समय आचार विचार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं कोई जवान औरत नहीं बल्कि बुढ़िया थी। तो उनका ये भी मानना था कि उस समय वो तो बड़ी बूढ़ी थी, वही मुझसे बड़ी थी। तो जो आचार और विचार जिस तरह से वो लोग रहती थी घर में, बंधनों में जकड़ के या घर में पर्दा वर्दा करके या पल्ला वल्ला ढक के, कहने का मतलब ये कि जिस तरह से वो पुराने विचारों की औरतें थी, वो लोग जैसे रहती थी उसी तरह से मुझे रह गया। और फिर ये भी नहीं सोचा, ऐसा लगता था जैसे कि उनके साथ साथ हम भी बूढ़े हुए हैं, जैसे कि मैं कोई जवान औरत नहीं, बूढ़ी औरत हूँ, यानी मेरी तो इच्छाएं हैं ही। जैसे उन लोग को रहना पड़ता था वैसे मुझे रखा जाता था। अब वो सारे आचार पर जितने भी नियम उनकी बुढ़िया ताई जी के लिए थे। अब यहाँ पर उन्होंने एक लेखक ने एक जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतराल दिखाने की कोशिश की है। उनका ऐसा मानना है कि उस समय के लोग जिन कायदे कानून में जकड़े हुए थे, आज के लोग उसका विरोध करते हैं, उतना ज़्यादा बंदिश में नहीं रहना चाहते। तो यहाँ उनकी बीवी को यशोधर बाबू से ये भी शिकायत थी कि जो नियम उनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वो सब मुझ पे भी लागू करवाए गए, ऐसा वो कहती हैं। और ये सारी बातें वो खुद से नहीं बल्कि बच्चों से बताती हैं कि तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया। वैसे भी आप घर में अगर बच्चे, माँ अगर कोई बात ये कहे कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ ये करते थे, तो बच्चों के दिल में भी एक आक्रोश उत्पन्न होता है कि हमारे पिताजी इस तरह से आपसे बिहेव करते थे। तो फिर क्या हुआ कि जब वो बच्चों से ये बात कहती हैं तो बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं ये तो तुम्हारे साथ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। फिर वो यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं। फिर वो ये बातें बच्चों से कहने के बाद जब बच्चे उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो वो यशोधर जी से उन्मुख होकर के, मतलब यशोधर जी के सामने जाकर के भी यही बात कहती हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की जो बातें हैं ना, मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तुम जो ये बातें करते हो ना बाबा आदम के ज़माने की, मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराना समय गुजर गया, जो पुराना ज़माना बीत गया, उस ज़माने की तुम बात करते हो और ये चाहते हो कि बच्चे माने उससे। अगर मेरे बच्चे इसको नहीं मानते तो उसमें उनका क्या दोष है, बताने की बात है। और मैं भी उन बातों को, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं भी उन बातों को इसी हद तक मानूंगी जिस हद तक मुझे सुविधा हो, यानी जितना मेरे लिए मानना आसान हो, मतलब जिस हद तक मैं मान सकती हूँ, सरल हो मानना, वहाँ तक ही मानूंगी। वरना अब मैं आपकी सुनने वाली नहीं हूँ। अब मेरे कहने से वो सब ढोंग ढसूसला हो नहीं सकता, साफ। और अब अगर तुम चाहो कि वो ढोंग ढकोसला में मान जाऊं या वही सारे काम मैं करूं, तो अब मेरे से नहीं होना। ये बात मैं साफ कह दे रही हूं आपसे, साफ सी बात है। तो आपने देखा किस तरह से यशोधर जी का उनके घर में अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से आपस में थोड़ा सा विचारों का मतभेद चलता रहता था। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं जैसा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह वहां से लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा तो खुद उनका बन रहा है। अब देखो क्या होता है कि जब वो उनसे लड़ना शुरू करती हैं या जब उनकी बातों का विरोध करती हैं, तो जब भी वो कहती है कि तुम्हारे धर्म कर्म और ये तुम्हारी कुल और ये परंपरा, ये सब ढकोसले हैं, ये सब दिखावा है, मुझे नहीं करना इसमें, मुझे नहीं पढ़ना इसमें। तो ऐसा कहकर कि जब उनकी घरवाली आधुनिक युक्तियों जैसा आचरण करती है तो यशोधर बाबू उसके ऊपर व्यंग्य या कटाक्ष करते हैं
वो उनसे कहते हैं शानी अलगुड़िया या चटाई का लहंगा। देखो मतलब बूढ़ी है और फिर भी इतने फैशन में रहती है, बूढ़ी मुंह वहां से लोग करें तमाशे। तो ये एक कहावत है कि मतलब बूढ़े होकर के भी जवानों जैसा आचरण करना, और उसके विद्रोह को, जो वो विद्रोह करती है ना, उसको मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, ये सारी बातें कह करके अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन खुद से उन्हें ये मालूम महसूस होता है, खुद ये स्वीकार भी करते हैं कि तमाशा उसका नहीं बन रहा, तमाशा उनका खुद का बन रहा है। क्योंकि जो भी वो बातें कहते हैं उनका विद्रोह किया जाता है। उन बातों को मानने में उनके बच्चे और उनकी पत्नी उनका साथ नहीं देते। उनको ये बात अब अच्छी तरह से मालूम पड़ गई है कि उनकी बातों को मानने के लिए वो लोग अब बाध्य भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं और माँ अपने बच्चों का ही पक्ष लेती है। तो जिस जगह किशंदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट करती होती। तो अब यहाँ पर देखो, उन्होंने वहां खड़े हुए थे गोल मार्केट के आगे। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि गोल मार्केट के आगे जहां उनका क्वार्टर था, जहां वो किशंदा के साथ रहे थे, तो वहां पे खड़े होकर के वो अपनी पुरानी यादों में गुम हो गए। सोचते सोचते अचानक उन्हें जब होश आया तो उन्होंने एक गहरा सांस छोड़ा और अपने आप से ही कहने लगे कि कितना बेटर होता, कितना उत्तम होता यदि मैं घर गृहस्थी का झंझट ही नहीं पाता। क्योंकि न शादी हुई होती तो ये पत्नी और बच्चों का झंझट भी नहीं होता, और मैंने अपनी पूरी लाइफ कम्युनिटी के नाम पे डेडिकेट करती होती, समर्पण कर दी होती कम्युनिटी को। ऐसा वो सोचने पर मजबूर हो गए और वो सोचने लगे, ऐसा वहां पर खड़े हुए हैं गोल मार्केट के आगे, अभी वहीं सोच रहे हैं वो। तो आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। फिर उनका ध्यान इस ओर चला गया कि बालजती किशंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। लेकिन अब देखो, मन में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कि स्वयं ही काट करते रहते एक दूसरे की। हमारे भी हृदय में कभी कभी हमारे प्रतिकूल और हमारे अनुकूल ऐसे भाव उठते हैं जो कि हमारी अपनी ही बातों का हम काट कर देते हैं। अब उन्होंने ये तो सोच लिया कि क्या अच्छा होता, किशंदा अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो जो मन चाहा उन्होंने किया। तो लोग सोचने लगे कि अगर मैंने गृहस्थी का झंझट नहीं पाला होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन एक मिनट के लिए वो सोचने पर मजबूर हो गए कि बालजती किशंदा जो थे, यानी बालजती मीन्स बचपन से ही यति, मतलब अकेले रहने वाले या बिना शादी का झंझट ना करने वाले, ऐसे किशंदा का जो बुढ़ापा था वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वो बुढ़ापे में सुखी नहीं रहे। उसके तमाम साथियों ने, अब उनके साथ के जितने भी लोग थे किशंदा के साथ के, उन लोगों ने हौस खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ले ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो, उनकी तो गृहस्थी थी, उनके साथ के जितने भी लोग थे उन्हीं के पद के बराबर समान। उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए हौस खास में, ग्रीन पार्क में, कैलाश में कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया। लेकिन किशंदा के दिमाग में ये बात आई नहीं। वो ये सोचते थे मुझे मकान बनवा के करना क्या है, कौन से मेरे गृहस्थी है, कौन से मेरे परिवार है, कौन से मेरे बच्चे हैं। तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, ये प्रचलन है कि जो सरकारी क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं, तो अगर आप रिटायर हो गए या आप वहाँ से चले गए तो वो सरकारी क्वार्टर 6 महीने तक आपके पास रहता है। उसके बाद में फिर आपको खाली करना होता है। तो रिटायर हो जाने के 6 महीने के बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब तो हद ही हो गई। उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। उनके द्वारा उपकृत यानी कितने सारे लोगों पर उन्होंने उपकार किया था। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो भी लोग पहाड़ से आते थे, बेसहारा होते थे, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता था, उनको
किशनदा अपने यहाँ रख लेते थे और वहाँ पे रखने के बाद उनको खाना पीना देते थे, सिखाते थे, पद के योग्य बनाते थे, उसके बाद उनकी नौकरी लगवा देते थे। तो उन्होंने इतने सारे उपकार किए, उपकृत मीन्स जो उनके द्वारा उपकार किया गया हो किसी के ऊपर, ऐसे कितने सारे लोग थे। लेकिन रिटायर हो जाने के बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा तो ऐसा उनमें से एक भी नहीं था जिसने ये कहा हो कि किशनदा आप हमारे यहाँ आकर के रुक जाइएगा, आप हमारे यहाँ रह लीजिए। ऐसी किसी ने कोई पेशकश नहीं दी। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। और दूसरों को तो छोड़ो, यशोधर बाबू जो कि उनको जीवन में सब कुछ मानते थे, उन्हीं की लीक पर चलते थे, वो तक उनके सामने ये प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 फैमिली रहती थी। और वो बेचारे कैसे कह सकते थे उनसे कि तुम हमारे यहाँ आके रह लो, क्योंकि उनके पास 2 कमरों का तो क्वार्टर था और उसमें 3 परिवार रहते थे। किशनदा कुछ साल तक तो राजेंद्र नगर में किराए का मकान लेकर के रहे। राजेंद्र नगर एक स्थान, मोहल्ला है, स्थान है, सोसाइटी है, वहाँ पे वो कुछ समय तक तो मकान लेके रहे और फिर अपने गांव चले गए। फिर जब उनका मन नहीं लगा, अकेला व्यक्ति क्या करे, अब ऐसा होता है कि जब ऑफिस वगैरह में तो मन लग जाता है, पूरा दिन कट जाता है लोगों के साथ बातें करते हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। और रिटायर्ड व्यक्ति अगर परिवार ना हो तो वो अकेला पड़ जाता है, एकाकी हो जाता है। तो उनका मन नहीं लगा तो बेचारे अपने गांव लौट गए, जहां साल भर भी नहीं बीता था, 1 साल के अंदर उनकी मौत हो गई और ज्यादा पेंशन भी नहीं खा सका बेचारा। पेंशन मिलने का प्रश्न तो आज भी है। सरकारी नौकरी से जब रिटायर होते हैं तो हर माह उनको पेंशन के रूप में धन दिया जाता है। तो रिटायर होने के बाद 1 साल भी अपनी पेंशन नहीं खा पाए ढंग से और 1 साल के बाद खत्म हो गए। विचित्र बात तो ये है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए विचित्रता की बात वो ये थी कि उनको कोई बीमारी नहीं थी। अगर बीमारी होती, उसमें मर गए होते तो बात भी मानी जा सकती है। उनको कोई बीमारी नहीं थी और बस रिटायर होने के बाद वो मुरझाते और सूखते चले गए। रिटायर हो जाने के बाद मैंने कहा ना आपसे कि एकाकीपन कभी कभी इंसान को निगल जाता है। जो इंसान 10 लोगों के बीच में रहा हो, उसे 10 लोगों के बीच में रहने की आदत पड़ी हुई होती है। अगर उसे आप कहीं पर अकेले रख दें तो वो व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है। उसे लगता है कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ। तो कुछ सोच ऐसे होते हैं जो कि वो किसी से कह भी नहीं सके, लेकिन लगातार सूखते चले गए, कमजोर होते चले गए। और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके बिरादरी के, उनके जो परिवार के लोग थे, उनमें से मृत्यु का कारण पूछा कि भैया कैसे मर गए, क्या हुआ, तो उसने यशोधर बाबू को जवाब दिया जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। अब देखो, मैंने आपको बताया था इसमें जो हुआ होगा एक स्थिति की यथा स्थिति को प्रदर्शित करती है। पता नहीं क्या हुआ, जो हुआ होगा। उनसे एक बिरादर वालों से पूछा कि भैया क्या हुआ, कैसे मर गए। उन्होंने कहा कि जो हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ, खत्म हो गए, बस बीमारी भी नहीं थी कोई। तो इस तरह से उन्होंने सोचा दोबारा कि यार शादी नहीं करता तो किशनदा की तरह मैं भी बुढ़ापे में सुखी नहीं रहता। ऐसे सोच विचार बार बार उनके दिमाग में आ रहे थे, जा रहे थे। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, घर परिवार नहीं होता है, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ से मौत हो जाती है। अब उन्होंने सोचा, यशोधर बाबू ने, कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, जिन लोग का परिवार नहीं होता, शादी नहीं होती, उनकी मौत शायद जो हुआ होगा से ही हो जाती है। और ये जानते हैं यशोधर जी अच्छी तरह से कि ऐसा ही होता है। बच्चों का होना भी जरूरी है। अब अभी तो एक विचार उनके दिमाग में ये कर रहा था कि जब बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे विचारों का विरोध करते हैं, तो शायद शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब किशनदा का ध्यान आया
कि उन्होंने शादी नहीं की थी और बाद में जो हुआ हुआ से मर गए। तो वो सोचने लगे कि भाई बच्चे होना भी जरूरी है, बच्चे भी होने चाहिए। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ये बात अपनी जगह सत्य है कि वो लोग अब युवा हो गए हैं तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि यशोधर जी को उनके कारण बुढ़ापे में कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। और ऐसा संकेत दे रहे हैं, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है उनकी बातों से, उनके विचारों से, कि शायद यशोधर जी का बुढ़ापा भी कोई खास सुखी नहीं रहेगा। ये बच्चे उनकी इतनी परवाह नहीं करेंगे जितनी करनी चाहिए। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, यशोधर बाबू के जो एक तरह से गॉडफादर ही समझ लीजिए या बड़े भाई किशनदास, जिनके चलाए हुए चिन्हों पर, पग चिन्हों पर वो अभी भी चलते जा रहे हैं, कि उनकी बात, एक बात उन्हें भुलाई नहीं भूलती है। वो कहा करते थे कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। गधा पचीसी मीन्स यौवनावस्था में, यानी जब जवानी की उम्र होती है तो उसमें सभी लोग थोड़ी बहुत खराफाते हैं, थोड़ी बहुत शरारतें तो करते ही हैं। गधा पचीसी में कोई क्या करता है, सब लोग को क्या क्या काम नहीं किए, तुमने भी किए, हमने भी किए, और हर एक इंसान के अंदर ललक होती है बाहरी दुनिया से जुड़ने की। तो पता नहीं कोई क्या क्या काम करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि जब यौवनावस्था में होते हैं, शादी वादी नहीं हुई होती है, पढ़ाई कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो उस समय हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है। तो वो क्या करता है इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब जिम्मेदारी आके पड़ती है, परिवार का बोझ आके पड़ता है, या परिवार हो जाता है, पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो सारे बिगड़े से बिगड़े आदमी भी समझदार हो जाते हैं, ऐसा कहते थे किशनदास। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, हालांकि युवा यशोधर को इस बात पे विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदास बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की। हालांकि किशनदास देखने में बड़े ही सीधे और बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम लगते थे, लेकिन जब वो अपने बारे में बताते हैं तो यशोधर बाबू को यकीन नहीं होता बिल्कुल भी। जब वो ये बताते हैं कि देखो मैंने भी अपनी जवानी में क्या क्या कर्म नहीं करे, किस किस्म की खुराफात नहीं की, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद के सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन सा ऐसा कर्म है जो तुम्हारे इस किशनदास ने नहीं किया। जब भी किशनदास अपने बारे में कभी सोचते हैं, सुनाते थे, तो यशोधर बाबू तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो सुनाते थे कि हमने जवानी में कौन कौन सी खुराफात नहीं करी, ककड़ी तोड़ लाए किसी के खेत में से, गर्दन मरोड़ी मुर्गी मारी, मुर्गे खा गए, और पीछे की खिड़की से कूदे माँ बाप को धोखा देने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे बीच में मसनत डाल के या कुछ डाल के ऊपर से चादर उड़ा दिया और पीछे की खिड़की से कूद के सेकंड शो सिनेमा, जो कि रात के 12 बजे तक छूटता है, वो देख के आराम से उसी खिड़की से वापस आ गए, घर वालों को पता भी नहीं चला। तो ऐसी ऐसी खुराफातें कौन नहीं करता है। उन्होंने बताया कि सेकंड शो सिनेमा देख के आना, अरे ऐसा कौन सा कर्म है जो तुम्हारे इस किशनदास ने नहीं किया। जब भी वो ये बातें बताते हैं तो यशोधर बाबू यकीन नहीं कर पाते। फिर वो कहते हैं कि जिम्मेदारी सिर पे पड़ेगी ना तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। ये भी उनसे ही प्राप्त हुआ उनका एक फिक्रा है। फिक्रा कहते हैं कहावत की तरह, जो कि किसी कोई ना कोई इंसान अपने साथ में कोई कोई चीज़ लगाता है। कोई लोग कहते हैं ठीक है, कोई लोग कहते हैं समझ लिया। ये इस तरह के फिक्रे होते। तो वही फिक्रा कहते थे, अरे भाई जब पड़ेगी ऊपर तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यही चीज़ यशोधर बाबू भी अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहरा देते हैं, यानी बच्चों के सामने ये बात कह देते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है, वो सोचते भी कि सही बात है, कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता।
यानी गदा पचीसी मतलब बेफिक्री का आलम, यानी जिसमें बेफिक्री होती है, इंसान को कोई घर की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस केवल अपने मौज मारी, जो कुछ कर लिया वो हमारा, बाकी कुछ नहीं। तो वो सोचते कि वास्तव में सही कहते थे कि उनके भी पिता जब वो मैट्रिक में पढ़ रहे थे तभी गुजर गए थे। तो वो कहता है कि अगर मेरे पिता भी इतनी जल्दी न गुजर गए होते तो शायद मैंने भी गदा पचीसी का लंबा दौर देखा होता, यानी उस लंबे दौर को मैंने भी गुजारा होता, उस बेफिक्री के आलम को मैंने भी बड़े लंबे समय तक गुजारा होता। जब तक बाप है, वो बच्चों से कहते हैं, जब तक बाप है तब तक मौज मार लो। ये बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया मीन्स व्यंग्यात्मक रूप से बड़ा कटाक्ष मार के कहते हैं, अरे भाई क्या मोस्टली माँ बाप कह देते हैं, बच्चे लोग सब जानते होंगे कि मम्मी पापा भी कह देते हैं कि अरे बेटा जब तक हमें ना तब तो मौज मार लो, बाद में पता चलेगा। या ये कहा जाता है अच्छा ठीक है यहाँ पढ़ रहे हो ना, अब जब तुम बाहर जाओगे तुम पता चलेगा, हमारी कमी अखरेगी, यहाँ पे हो तो मौज मार लो। तो ऐसे ही वो अपने बच्चों से कह देते थे जब तक हम हैं तब तक बेटा तुम मौज मार लो। और ये बात वो कभी खिसिया के व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप का उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिला के अच्छा लगता है। और जब वो कहते हैं ना ये बात, अरे जब तक बाप है तब तक मौज मार लो, और कह के मुस्कुरा जाते हैं, तो बच्चे भी इस मुस्कुराहट को देख लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि हमारे पिताजी को हमारा उनके अधीनस्थ होना, यानी अधीनता में होना, पिताजी हमारे ऊपर हैं ये बात मान लेना, और गैर जिम्मेदाराना हरकतें करना, या कुल मिला के और सारी शरारतें करना, या ये विचार इस तरह के रखना, कुल मिला के अच्छा लगता है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये बात यशोधर जी वहीं पर खड़े खड़े सोच रहे हैं अभी, तो वो ऐसा मान, यशोधर बाबू भी सोचते हैं कि हाँ सही है, मेरे रहते हुए ये लोग जो भी शरारतें कर रहे हैं उचित ही तो हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। कभी कभी वो दिल में सोचते हैं कि हो सकता है दुनियादारी के मामले में, यानी व्यवहार के मामले में, मेरे बीवी बच्चे मुझसे ज़्यादा सुलझे हुए हों, मुझसे ज़्यादा व्यवहार को चलूँ। वो ऐसा दिल ही दिल में स्वीकार करते कि वो अधिक सुलझे हुए हैं। लेकिन ये 2 के 4 करने वाली दुनिया, 2 के 4 करने वाली दुनिया से तात्पर्य है लेखक का कि जो अपने ही लाभ के बारे में सोचती है हमेशा। ये दुनिया आजकल का जो माहौल है उसमें इंसान सिर्फ अपना लाभ सोचता है, अपने लाभ के लिए दूसरा गिर भी जाए या दूसरे को गिरा भी दिया जाए तो भी जायज़ है। ऐसा मानने वाली दुनिया उन्हें कब मंजूर है। वो ऐसी दुनिया को नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये दुनिया हर समय अपने ही लाभ के बारे में सोचती है, तो ऐसी दुनिया उन्हें वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते हैं जो उसकी रीत मंजूर करें। तो वो मानते हैं कि चलो ऐसी दुनिया जो हर समय अपने फायदे की सोचती थी, ऐसी दुनिया के नियमों को मैं क्यों मानूं, ऐसी रीति मैं कहाँ मंजूर करूं, मैं क्यों मंजूर करूं। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल किया। हालांकि उनके बच्चे उनको कई बार इस बात के लिए ताना मारते हैं कि तुमने डीडीए फ्लैट के लिए पैसे नहीं भरे, इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है, आज हमारा फ्लैट होता। तो हो सकता है, वो कहते हैं कि हो सकता है कि उनके बच्चे दुनियादारी के हिसाब से सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की युक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। परंतु आज भी उनको किशनदा की एक बात अच्छी लगती है कि वो ये कहा करते थे कि मूर्ख लोग तो मकान बनाते हैं और सियाने माने होशियार लोग, तेज लोग उसमें रहते हैं। तो ये बात उन्हें आज तक याद है और अच्छी भी लगती है।
वो सोचते हैं कि जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, अरे जब तक हम सरकारी नौकरी में हैं तब तक गवर्नमेंट हमें देगी क्वार्टर्स, सरकारी क्वार्टर प्रदान करेगी, तो तब तक तो सरकारी क्वार्टर। और रिटायर हो जाने पर गांव का पुश्तैनी घर, तो फिर मकान बनाने की जरूरत क्या है? ऐसा वो सोचते हैं बच्चे, हालांकि कहते हैं उनके तो मानते कि वो दुनियादारी के लिहाज से सही कहते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि कृष्णदा भी कहते थे और वो भी सोचते हैं कि जब तक सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, और जिस दिन रिटायर हो जाएंगे गांव चले जाएंगे, पुश्तैनी घर मिल जाएगा, बस और क्या चाहिए। तो ऐसा सोच रहे हैं यशोधर बाबू वहीं पर खड़े खड़े हुए। गांव का पुश्तैनी घर अब टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाके बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने सोच तो लिया कि रिटायर हो जाने के बाद गांव का पुश्तैनी मकान, लेकिन उन्हें मालूम है कि अरसा गुजर गया, वहां हम गए नहीं हैं, तो गांव का पुश्तैनी मकान कितना टूट फूट गया होगा, उसकी मरम्मत कराना, और एक मकान पे इतने सारे परिवार के लोगों का हक होगा। आप मतलब चाचा ताऊ, जो पैतृक संपत्ति होती है इस पे चाचा ताऊ के बच्चे, तुम्हारे बच्चे, सबका हक होगा। तो एक मकान पे इतने सारे लोगों का हक होगा तो कितना कितना मिलेगा, और वहां जाके बसना, फिर उसकी मरम्मत कराना, और फिर सब लोगों से झगड़े मोल लेना। ठीक है, इस बात को भी वो यशोधर बाबू बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा भी करना होगा। बच्चे बहस में जब यही तर्क दोहराते हैं ना, जब बच्चे उनसे बहस करते हैं कि तुमने मकान के लिए पैसे नहीं भरे, बहुत बड़ी भूल करी, क्योंकि उस मकान में क्या तुम्हारा कब्जा है, वहां तो और लोगों भी हिस्सेदार हैं, उनको भी आपको देना पड़ेगा, मरम्मत करानी पड़ेगी, क्या क्या कर लेंगे आप। तो जब वो इस बात पे इसी तर्क को दोहराते हैं जो कि वो सोच रहे थे, तो उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता और वो खामोश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं हद तक, किसी हद तक बच्चे सही कह रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा। और वो सोचने लगे कि मैंने भी वो हमेशा उन्होंने यही सोचा कि हो सकता है कि मैं रिटायर हूं तब तक मेरे 3 बेटों में से कोई एक बेटा सरकारी नौकरी में लग जाए और ये क्वार्टर हमारे पास बना रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फिर उससे क्वार्टर मिल जाएगा। अभी मेरे नाम से है, फिर मेरे बेटे के नाम से होगा। तो अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। अभी भी जब पत्नी उनकी ये कहती है कि तुमने भविष्य के बारे में क्या सोचा है, किस मकान में रहोगे, तुम्हारा अपना मकान तो कोई है नहीं, कैसे किराया भरते रहोगे रिटायर हो जाने के बाद, तो वो इसी बात को रेखांकित कर देते हैं कि अरे भाई मुझे क्या करना है, मैं रिटायर होगा तो मेरा एक बेटा हो जाएगा सरकारी नौकरी में, तो मकान उसको मिल जाएगा। जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अब जब उनकी पत्नी उसमें प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका कोई बेटा सरकारी नौकर नहीं बना, तो आदमी तो हर तरह से सोचना चाहिए ना कि बहुत ठीक है, चलो मान लिया कि तुम्हारा कोई बेटा आ गया सरकारी नौकरी में, लेकिन मान के देखो कि अगर वो नहीं बना तो आपकी ये कल्पना ही तो है, आपका ये भावी अंदाजा ही तो है, लेकिन अगर नहीं हुआ कोई तो क्या करोगे। इसलिए इंसान को सब तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं। अब जब उन पर कोई बात का जवाब नहीं आता है तो वो अपनी पत्नी की बात को काट के कह देते हैं कि भाई हमारी बिरादरी में तो ऐसे लोग होते नहीं जो सब तरह से सोचें, उनमें तो बस एक ही तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं, और कहते हैं और लगभग नकली सी हंसी हंस जाते हैं, क्योंकि जब उत्तर नहीं आया सही तो वो ये कह देते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसे होते नहीं सोचने वाले, हमारी बिरादरी में तो एक आदि लोग होते हैं जो इस तरह से सोचें, और इतना कह करके वो नकली हंसी यानी बनावटी हंसी हंस देते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। अब एक चीज लेखक ने कहा है कि जितना ये हंसी यानी बनावटी हंसी यानी बनावटी रहन सहन या बनावटी जीवन या दिखावा जीवन का करना, कि हम तो बड़े मुस्कुराते रहते हैं, बहुत से लोग
बहुत कष्ट में होते हैं, लेकिन सबके सामने फिर भी नकली हंसी हंसते रहते हैं, बनावटी हंसी हंसते रहते हैं। तो जितना उनको ये संसार, ये लोग, ये संसार, ये बनावटी हंसी हंसने पे मजबूर कर रहा है, उतना ही उनके अपने अंदर की आत्मा उन्हें परमात्मा में लगन लगाने के लिए उत्साहित कर रही है। यानी उतना ही परलोक के बारे में वो उत्साही होते जा रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। अभी तक देखो वो गोल मार्केट के पास खड़े हुए ये सारी बातें सोच रहे थे। विचारों का क्या है, हम कभी भी किसी भी वक्त अपने विचारों के समय में पहुंच जाते हैं। विचार जरा सा भी कोई हमारे दिमाग में आया, हम उसी के अंदर घुसते चले जाते हैं और विचारों में कहीं गुम हो जाते हैं। फिर जब ध्यान आता है कि हम तो यहाँ खड़े हुए हैं। ऐसे ही वो गोल मार्केट के पास खड़े थे, ये सारे विचार उनके दिमाग में आते चले जा रहे थे। अचानक उनको ध्यान आया कि मुझे तो बिरला मंदिर जाना है। तो उन्होंने बड़े तेज तेज कदम से बिरला मंदिर की तरफ वो चल दिए और वहां पर लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बनी हुई है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की, उनके आगे हाथ जोड़े। असीक का फूल चुटिया में खोसा, यानी असीक का फूल यानी आशीर्वाद का फूल, जो भगवान जी के चरणों में पड़े रहते हैं ना फूल। तो हम लोग जब भी पूजा करने जाते हैं तो आपने देखा कि लोग फूल उठा लेते हैं कि इस पे भगवान का आशीर्वाद है। तो वो फूल उन्होंने उठाया भगवान के आशीर्वाद का और अपनी पीछे चोटी रखते थे, पंडित जी थे, तो वो चोटी में फूल लगाया और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहाँ पे एक महात्मा जी गीता पे प्रवचन कर रहे थे। और पीछे की साइड से आगे तो भीड़ थी काफी। वो जाके उस प्रांगण में निकल गए। प्रांगण कहते हैं काफी फैला हुआ आंगन जैसा स्पेस, कोई स्थान। तो वहाँ हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ थी। वहीं जाके पीछे खूब खामोशी से बैठ गए। वहां उन्होंने देखा कि सामने एक महात्मा जी जो थे वो गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है जिसको कि श्री कृष्ण ने, उसके कृष्ण जी के दिए गए उपदेश उसमें सारे लिखे हुए हैं। तो वो गीता के ऊपर कोई प्रवचन दे रहे थे। परंतु अफसोस की बात है, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन कोई खास नहीं लगा। प्रवचन तो सुन रहे थे, लेकिन आज उनका मन थोड़ा बेचैन था। सारी बातें सोच समझ रहे थे, सोचते चले आ रहे थे, इसलिए आज उनका मन उस प्रवचन में लगा नहीं। सच तो यह है कि वो भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक तथा कर्मकांडी तो है नहीं। या तो कोई शख्स ऐसा हो केवल प्रवचन या धार्मिक चीजें सुनने जाता हो, वो इतने ज्यादा धार्मिक भी नहीं है, इतने ज्यादा कर्मकांडी भी नहीं है कि बिना प्रवचन सुने कुछ खाए पिए ना, या बिना प्रवचन सुने उनका काम चल जाए, काम ना चले। तो वो इतने ज्यादा कर्मकांडी नहीं है और ना ही इतने ज्यादा धार्मिक है। एक तो कारण ये भी हो सकता है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके साथ रहे हैं। धार्मिक न होते हुए भी किशंदा के द्वारा कही गई बातों को उन्होंने अपने मानदंड बनाया है और इस संबंध में उन्होंने जो मानक स्थापित किए कि भाई जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वो भी किशंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। मैंने देखा कि आदमी धार्मिक न होते हुए उम्र ढलने के साथ साथ थोड़े परिवर्तन आने चाहिए। जैसे कि किशंदा जाते थे, उम्र ढलने के साथ साथ कि कहीं मंदिर चले गए और कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा, संध्या पूजा की, ठीक है। तो उन्हीं की तरह रोजाना मंदिर जाना, रोज शाम की पूजा करना। और गीता प्रेस गोरखपुर ये बहुत पुरानी प्रेस है जिसमें बड़ी ही मोरल वैल्यूज़ की बुक्स छपती रही हैं, नैतिक शिक्षाओं की किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताब है। वो सब गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई हैं। उन किताबों को अच्छी, मतलब कहने का मतलब ये कि अच्छे विचारों वाली, अच्छी मोरल वैल्यूज़ वाली, नैतिक शिक्षा देने वाली ऐसी पुस्तकों को वो पढ़ते थे। तो वही उन्होंने भी अपने जीवन में शामिल करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए वो बिरला मंदिर में जाकर के बैठ गए। तो आज वहां पर उनका मन नहीं लगा। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूं, तो वो उससे कहते भाई लगना तो चाहिए।
अगर कभी उनके मन में ही ये आवाज़ उठती कि तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ प्रवचन में ला के बिठाले हुए हो, मेरा मन इन सब में नहीं लग रहा है, तो वो अपने मन को ही दिलासा दे लेते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम तुम्हारा इस पूजा पाठ में अब तो मन लगना चाहिए। तो आज के लिए मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगी, आगे का अध्याय आप खुद पढ़ के आएंगे, मैं आपको समझा दूंगी। आगे वाले वीडियो में मैं आपको इसका शेष भाग बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसकी शेष कहानी बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।